वो जो फिर जो कूलर मतलब ठंडे पड़े टुकड़े थे उनमें से किसी एक ने क्या किया, जिंदगी को जन्म दिया। और आप भी अच्छे से जानते हैं वो पीस कौन सा था, आर अर्थ। वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते हाउ, कैसे, व्हेन, कब और वाई, क्यों दिस हैपेंड। हम नहीं जानते कब, क्यों और कैसे ये हुआ। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ये छोटे छोटे एक बिल्कुल सिंपल सादा जरासीमों से स्टार्ट हुआ, आगाज हुआ। होज लिविंग पावर कंसिस्टेड, जिनकी लिविंग पावर, जीने की जो ताकत थी, कंसिस्ट मबनी करती थी, चीफली गिव बर्थ। फिर क्या है यहाँ पे, कंसिस्टेड चीफली बुनियादी तौर पे इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग। अच्छा, इन ये जो जरासूमे थे, ऑर्गेनिज्म पैदा हुए, तो कहता है इनकी जो लिविंग पावर, जीने की जो ताकत थी एक, वो किस चीज पे मबनी करती थी कि ये मरने से पहले अपने जैसे और पैदा कर जाते थे। बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स, ये जो सारा आगाज हुआ, केम आ स्ट्रीम ऑफ लाइफ विच, जिसने जिंदगी को जन्म दिया, जो कि ग्रोविंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, दिन ब दिन पेचीदा से पेचीदा होती गई। फिर ये जो आगाज हुआ एक सादा सी जिंदगी से, एक छोटे से जरासूमे से, बिल्कुल छोटे से जर्म से, कहता दिन ब दिन ये फिर क्या होता गया, इसमें पेचीदगी आती गई, हैज इन द एंड। फिर इसका जो एंड है, इसका जो आखिर पे क्या हुआ, प्रोड्यूस्ड बीइंग्स, बीइंग्स यहाँ पे इंसानों को बोला गया है, ऐसे इंसान पैदा किए, होस्ट जिनकी, टर्न योर पेज, सेकंड पेज ओपन करें। गिव बर्थ मतलब प्रोड्यूस करना, ब्रीड करना, चीफली बुनियादी तौर पे, मेनली, प्राइमरली। हम्बल का मतलब होता है माइनर, मोडेस्ट, आगाज जो होता है बिल्कुल बिल्कुल शुरू से। स्ट्रीम सीक्वेंस फ्लो, एक ऐसी एक लहर पैदा की कि वो एक स्ट्रीम सीक्वेंस के साथ, मतलब जरासीम थोड़ा सा बड़ा हुआ, इंसेक्ट बना, फिर एनिमल बना, फिर इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज आती गई कि फिर वो एक दिन क्या हुआ, किसकी शेप ले गया, इंसान की। फिर ऐसे इंसान पैदा किए जिनकी लाइव्स, जिंदगियां, आर लार्जली, बड़े पैमाने पे सेंटर्ड, घूमती हैं इन देयर फीलिंग्स एंड एम्बिशंस, अपने एहसासात और जज्बात के इर्द गिर्द। कहता है फिर इसने कम्प्लेक्स मीन कॉम्प्लिकेट टैंगल। फिर ये जो जरासीम था, इसने एक ऐसी जिंदगी को, ऐसी जिंदगियों को जन्म दिया जिनकी सारी जो जिंदगी है वो घूमती थी उनके जज्बात और एहसासात के इर्द गिर्द। इनको कहा गया है इंसानों को, जिनके अंदर फीलिंग्स आई, जज्बात पैदा हुए, देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, अपने हुस्न को लेके, ज़ौक़ को, जमाल को लेके, एंड द रिलीजियंस, और मज़हब, मजहब मतलब बने फिर, इन विच लाए देयर हाईएस्ट होप्स, जिनमें उनकी बड़ी उम्मीदें पड़ी हैं, एंड नोबलेस्ट डिजायर्स, और बड़ी बड़ी ख्वाहिशात। कहता है एम्बिशियस मीन यही पैशन। फिर एक ऐसी, मतलब ऐसे इंसान पैदा हुए जिनकी जिंदगियों का मतलब कोई मकसद कोई और नहीं था। क्या था, उनके एहसासात, उनके जज्बात थे, उनका हुस्न था। फिर इन्हीं के राउंड अबाउट उनकी जिंदगी घूमने लगी। फिर उन्होंने मजहब बना लिए, ठीक है ना, ऐसे मजहब जिनके साथ उनकी बहुत सारी उम्मीदें और ख्वाहिशात जुड़ी हुई हैं। तो ये था हमारा यहाँ तक। फिर आगे हमने यहाँ पे कंसिस्ट वर्ड देखा है। कंसिस्ट, ये जब प्रेपोजिशन लगती है ना, तो वर्ड्स के मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं स्प्लिट प्रेपोजिशन। जैसे कंसिस्ट इन है, तो इसका मतलब है मबनी होना। द ब्यूटी ऑफ दिस पिक्चर कंसिस्ट इन इट्स बैलेंस ऑफ कलर, इस तस्वीर की जो खूबसूरती है वो मबनी करती है इसके रंगों के मुनासिब चुनाव पे। अगर इसी कंसिस्ट के साथ हम बच्चों ऑफ लगा देंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो फिर किस में आ जाएगा, मुश्तमिल होना। दिस हाउस इज कंसिस्ट ऑफ 10 रूम्स, ये घर 10 कमरों पे मुश्तमिल है। यहाँ तक हमारी टेक्स्ट ये कंप्लीट हो गई है। अगली जो टेस्ट है वो हम पढ़ते हैं अपने 4th लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर।
जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं सेकंड पैरा जो है, सेकंड जो है पेज उसका सेकंड पैरा। हाँ, although अगर चाहे वी कैन नॉट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी, अगर चाहे हम किसी यकीन के साथ नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते। अब इसका रिजल्ट जो है हम नेक्स्ट क्लॉज में देखेंगे क्या कहना चाह रहा है राइटर। इट सीम्स मोस्ट लाइकली, ऐसे दिखाई देता है, दैट द ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन सब सच वे एज दिस। कहता है अगर चाहे हम यकीन के साथ नहीं कह सकते, लेकिन हमें भी ऐसे ही लगता है या देखने को ऐसे ही लगता है जैसे कि इंसानियत ऐसे ही किसी वाकया से वजूद में आई। कैसे कोई वाकया? जैसे वो यही जो थ्योरी चली थी कि सितारा पास आ गया तो ये सब कुछ हुआ, प्लैनेट्स बने। कहता है वैसे हम ज्यादा यकीन श्योरिटी से नहीं कह सकते, लेकिन हमें भी ऐसा ही लगता है। सर्टेनिटी मतलब अश्योरेंस, कॉन्फिडेंस, ज्यादा यकीन। अच्छा, फिर आल्दो का यूज देखते हैं हम यहाँ पे बच्चों। आल्दो यहाँ पे एज अ कंजक्शन यूज हुआ है दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के लिए। देखें फर्स्ट जो क्लॉज है, अपनी बुक पे कंसंट्रेट करें। आल्दो वी कैन नॉट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी, ये एक क्लॉज है। स्टार्ट में अगरचा आ गया। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज है तो इसका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट क्लॉज में होगा। इट सीम्स, ऐसे लगता है। अगरचा अगरचा हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन हमें ऐसा लगता है। इस तरह से ये क्या कर रहा है, टू क्लॉजेस कॉमा तक एक क्लॉज कंप्लीट है जो कि आल्दो का कंजक्शन का है, और नेक्स्ट अगला क्लॉज है, और इन दोनों के बीच में एक क्या करता है, कनेक्शन बनाता है। आल्दो एक कंजक्शन का क्या काम होता है बच्चों, ये क्लॉजेस, फ्रेजेस, सेंटेंसेस और वर्ड्स को आपस में जोड़ता है। एग्जाम्पल देखें, आल्दो शी वॉज फार अवे, जैसे कि वो बहुत दूर है। अगरचा कि वो बहुत दूर है, शी कुड सी, वो देख सकती थी। अगरचा कि वो बहुत दूर थी पर वो देख सकती थी, दैट वी वर वॉचिंग हर, कि हम उसको देख रहे थे। तो अब देखें दो क्लॉज है यहाँ पे, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए आल्दो का यूज हुआ है स्टार्ट पे। इसका मिड में भी यूज हो सकता है। आल्दो वाला क्लॉज बच्चों सेकंड नंबर पे भी आ सकता है। ये ऐसे भी हो सकता है, शी कुड सी दैट वी वर वॉचिंग हर आल्दो शी वॉज फार अवे। वो देख रही थी कि हम उसको देख रहे थे, अगरचा कि वो बहुत दूर थी। आल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, अगरचा कि वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार है। अक्सर ऐसा होता है कि पाकिस्तानी ग्रामर में अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं कि दो क्लॉजेज हैं तो आल्दो के क्लॉज के बाद वाले में बट का यूज करते हैं या येट का। आल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। पॉइंट टू बी नोटेड दैट स्टूडेंट्स, ये जो दो क्लॉजेज के साथ दो बार कंजक्शन यूज करना, बट भी कंजक्शन है, ये जस्ट पाकिस्तानी ग्रामर में यूज करते हैं। लेकिन जो नेटिव ग्रामर है, मतलब जो अमेरिकन ग्रामर है, जो नेटिव स्पीकर है इसके, इंग्लिश के जो बुनियादी तौर पे इंग्लिश बोलते हैं, वो ऐसा नहीं करते। वो एक टाइम में एक ही कंजक्शन यूज करते हैं, इसी के साथ सारा मीनिंग क्लियर हो जाता है। तो डेफिनेटली ग्रामर के रूल के हिसाब से रूल भी यही बनता है कि एक ही कंजक्शन काफी होता है दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा जो सेंटेंस है हम ऐसे ही बनाएंगे, आल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। हमें साथ में बट या येट लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमा इसीलिए यूज हुआ है कि वो बट या येट का मीनिंग दे सके। आगे देखें, बुक पे आए अब दोबारा, कम टू द बुक। फिर कहता है स्टैंडिंग ऑन आर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, एक छोटे से रेत के जर्रे पे खड़े होते हुए। स्टैंडिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है, जो हम कंटिन्यूअस की फॉर्म को भी बोलते हैं, और खड़े होते हुए, आते हुए, जाते हुए के मीनिंग्स में भी यूज होता है इन पास्ट टेंसेस। छोटा सा रेत का जर्रा अब जमीन को बोला गया है। कहता हम अपने इस छोटे से रेत के जर्रे पे जब खड़े होते हैं, वी ट्राई टू डिस्कवर, हम जानने की कोशिश करते हैं, द नेचर, फितरत को, कुदरत को, एंड पर्पस ऑफ द यूनिवर्स, और इस कायनात का जो मकसद है, विच सराउंड्स आर होम इन स्पेस एंड टाइम, जिसने जमानो मकान मतलब वक्त और खला में हमारे घर को घेरा हुआ है। कहता है कि इस रेत के छोटे से जर्रे पे खड़े होते हुए हम फितरत और इस कायनात के मतलब बनने के मकसद को जानने की कोशिश करते हैं, जिसने हमारे घर को खला में घेरा हुआ है। मतलब इतना ज्यादा डिस्टेंस है, और वक्त मतलब बच्चों एक सितारे से या एक सियारे से दूसरे सियारे तक जाने के लिए बहुत वक्त लगता है। तो यहाँ पे इसलिए वक्त कहा गया है कि यहाँ पे इतना ज्यादा टाइम सर्व करके हम फिर भी अपने किसी नेबर सितारे को नहीं ढूंढ सकते हैं।
आर फर्स्ट फीलिंग इज समथिंग लाइक फियर। हमारे अंदर जो पहला एहसास पैदा होता है वो कुछ डर जैसा होता है। डर लगता है हमें सोचकर कि इतनी बड़ी कायनात में हम अकेले हैं। वी फाइंड सराउंड का यहाँ पे देखें, ह्यूमन रेस मतलब मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, एग्जिस्टेंस का जो सिनोनिम है मतलब अकर, वजूद में आना। सराउंड, इन्वेल्प करना, इर्द गिर्द, जो एरिया जिसको बोलते हैं हम अपने इर्द गिर्द का, उसको बोला गया है। फिर वो क्या कहता है, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग। हम देखते हैं कि ये कायनात डरावनी है। फ्राइटनिंग बच्चों यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है जो यूनिवर्स के मीनिंग्स को मजीद एक्सपेंड कर रहा है कि ये डरावनी है। बिकॉज क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन का यूज, इट्स अमेंस डिस्टेंस, इसके बड़े, इमेंस, ह्यूज, मैसिव, बड़े बड़े फासले की वजह से, विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जिसको हम नहीं समझ सकते। कहता है हम अब इस ये जो सेंटेंसेस है ना आगे, इन पे जरा ज्यादा फोकस कीजिए। कहता है हम कायनात को ड्रोनी देखते हैं या कायनात हमें ड्रोनी लगती है इसके बहुत सारे ज्यादा फासले की वजह से, जिसको हम कभी नहीं समझते। फ्राइटनिंग, खौफजदा लगती है, खौफनाक, ड्रोनी लगती है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, वक्त की वसअतों की वजह से, मतलब स्ट्रेच टाइम लगता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लाखों साल लग जाते हैं एक सितारे को दूसरा सितारा ढूंढते हुए, वक्त की वजह से। सो ग्रेट, ये वसअत इतनी बड़ी है, मतलब इतना फासला है, that we cannot imagine them, कि हम इनको इमेजिन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। स्ट्रेचेस का मतलब एक्सपेंसिव, वास्टनेस, ये टाइम इतना ज्यादा लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, मेकिंग बनाते हुए पूरी इंसानियत की जो तारीख है उसको ये बहुत छोटा बना देती है अपने आगे। इंसान मतलब जब से जिंदगी वजूद में आई है उससे पहले कहीं 2 बिलियन साल 2 अरब साल पहले कहीं ये जो है ना जमीन पे जिंदगी का वजूद आया, उससे भी 6 बिलियन साल पहले प्लैनेट्स का वजूद हुआ था, एग्जिस्ट हुआ था। तो इस तरह से ये काफी बहुत बड़ा अरसा है ये तो इस वजह से भी कहते हैं कि हम खुद को बड़ा छोटा सा फील करते हैं। फ्राइटनिंग, खौफनाक है, ये ड्रोनी है। बिकॉज ऑफ आर एक्सट्रीम लोनलीनेस, अपनी शदीद इंतहाई की वजह से। लोनलीनेस मतलब आइसोलेशन, सेकल्शन, बिल्कुल टोटल तन्हाई, शदीद तन्हाई, मतलब यू नो दैट जमीन के अलावा कहीं और जिंदगी नहीं पाई जाती। एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आर होम इन स्पेस, और खला में हमारा घर चौके बहुत छोटा है, इस वजह से भी हम क्या देखते हैं कि हम डर जाते हैं कि अब क्या होगा हमारा, तो मतलब हम तो बिल्कुल अकेले, अगर फर्ज करें एक्सप्लोर हो जाती है ये जमीन, यहाँ पे सब कुछ फिनिश हो जाता है, तो हम कहाँ जाएंगे। A millionth part of a grain of sand out of all the sea sand in the world, पूरी दुनिया के समंदरों के किनारे पे जितनी रेत है उनमें से कोई एक रेत का जर्रा, मिलियंथ पार्ट, उसका भी 10 लाखवां हिस्सा है हमारी जमीन। इतने छोटे हैं हम, इतना छोटा घर है हमारा, मतलब ये जमीन। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन ऑफ नाउन्स। मैंने जितने भी आपको सेंटेंसेस पढ़ाए हैं आपने नोट किया होगा, बहुत सारे यहाँ पे एक ही सेंटेंस के क्लॉज हैं, जो कॉमा पे एक क्लॉज खत्म कर रहा है। फ्राइटनिंग से नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, तो यहाँ पे जाके खत्म होता है ये पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड आउट ऑफ ऑल द सी सैंड इन द वर्ल्ड। अब ये जो एक सेंटेंस है, अब इसमें कोऑर्डिनेशन देखना है, कितने क्लॉज हैं और सारे क्लॉज नाउन्स के साथ स्टार्ट होने चाहिए। बच्चों ये कोऑर्डिनेशन ऑफ नाउन्स है, मतलब अगर एक सेंटेंस का पहला जो क्लॉज है, क्लॉज बोलते हैं एक पार्ट को सेंटेंस को जो अपना मीनिंग कंप्लीट करता हो, और फ्रेज ऐसी होती है जो मीनिंग कंप्लीट ना करती हो, जो जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट क्लॉज की या फ्रेज की जरूरत पड़ती हो। तो क्या कहता है, जैसे इन द पैसेज ऑफ टाइम, ये एक फ्रेज है, तो यहाँ पे आगे ज़ाहिर है हमें डेफिनेटली किसी और सेंटेंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो क्लॉज में क्या है देखें, फ्राइटनिंग से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कोऑर्डिनेशन है। यहाँ पे अगर एक क्लॉज, अच्छा यहाँ पे अगर एक क्लॉज नाउन के साथ स्टार्ट हो रहा है तो बाकी भी जो क्लॉज है उनमें भी नाउन्स ही लगेंगे। एडजेक्टिव और एडवर्ब की प्लेस अपनी अपनी जगह पे है, नाउन की प्लेस अपनी जगह पे। अब देखिए फ्राइटनिंग यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो सारे क्लॉज में एडजेक्टिव जो है ना वो फ्राइटनिंग यूज हुआ है। अब आगे देखें, फ्राइटनिंग के आगे बिकॉज ऑफ यूज हुआ है हर क्लॉज में, तो ये क्या है, प्रेपोजिशन।
तो यहाँ पे रूल है कोऑर्डिनेशन का कि प्रेपोजिशन के बाद जो है ना वो क्या यूज होना चाहिए, नाउन यूज होना चाहिए। प्रेपोजिशन पहला देखें, इमेंस डिस्टेंसेस, ये नाउन है। दूसरे में स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, ये भी नाउन है। फिर उसके बाद ह्यूमन हिस्ट्री, ये भी नाउन है। फ्रैटनिंग बिकॉज ऑफ आर एक्सट्रीम लॉनलीनेस, ये भी नाउन है। तो ये कोऑर्डिनेशन चल रहा है यहाँ पे कि एक क्लॉज में ऊपर अगर देखें इमेंस डिस्टेंसेस, यहाँ पे अगर नाउन है तो बाकी सेंटेंसेस में भी, बाकी जो क्लॉज है सेंटेंस के उनमें भी नाउन होना चाहिए सेम प्लेस पे बिकॉज ऑफ के बाद। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखती हूँ और आपको मैं अनम्यूट करने लगी हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने आपसे पूछना है कि आया कि ये सेंटेंस रॉन्ग है, तो क्यों रॉन्ग है इसको सही करना है आप लोगों ने। तो आप लोग बोलोगे यहाँ पे वन बाय वन, टाइम ज्यादा नहीं लेना, बस जल्दी से कोई बच्चा इसको सोल्व कर देगा। मैंने आप लोगों को परमिशन दी है। सेंटेंस देखें, सेंटेंस हो चाहे या बड़ा सेंटेंस हो छोटा सेंटेंस हो, जिसमें कोऑर्डिनेशन के लिए एक दफा नाउन यूज हुआ है तो बाकी भी नाउन ही यूज होंगे। जैसे द अर्थ हैज लिटल, छोटी है। अच्छा, ये यहाँ पे लिटल एडजेक्टिव है। लॉनलीनेस यहाँ पे नाउन है एंड हॉरिबल भी एडजेक्टिव है। अब मुझे बताएं लिटल का नाउन क्या बनेगा और हॉरिबल का नाउन क्या बनेगा। ज्यादा टाइम नहीं लगाना, जितना जल्दी हो सकता है मुझे बताएं। तो यहाँ पे लिटल की जगह पे भी नाउन लगना है और हॉरिबल की जगह पे भी नाउन लगना है। तो वो नाउन्स कौन से होंगे जी स्टूडेंट्स? मैंने जैसे आपको बताया है कि यहाँ पे 3 नाउन्स का यूज होना है। लॉनलीनेस को मैंने जानबूझ के सही यहाँ पे लिखा है आपको समझाने के लिए। इसके आगे और पीछे भी नाउन ही होना चाहिए कोऑर्डिनेशन के लिए। तो लिटिल का नाउन क्या बनेगा? कैन एनीवन टेल? जी हुरिया, खदीजा, समिया बोले, ताजीन, जोहा, बाकी स्टूडेंट्स भी। हरी अप स्टूडेंट्स। टीचर जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका फौरन रिस्पॉन्स करते हैं। यू नो दैट वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनो इस चीज को लेके। चले मैं खुद ही बता देती हूँ। तो यहाँ पे लिटिल का जो, मैं आपको दोबारा से म्यूट कर रही हूँ क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं आंसर। लिटिल देखें, यहाँ पे इसका नाउन होगा लिटलनेस और हॉरिबल का यहाँ पे हॉरर। सिंपल है, क्या होगा? द अर्थ हैज लिटलनेस, लॉनलीनेस एंड हॉरर। ये तो छोटी है, ऊपर से तन्हाई रखती है, हैज का यूज हुआ है। तो हैज और हैव के बाद भी नोन का ही यूज करते हैं हम। और हॉरर, खौफ रखती है, छोटा मतलब साइज छोटा है इसका इस पूरी यूनिवर्स में। तो नेक्स्ट देखें, फिर उसके बाद आगे देखें, लाइफ डजंट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। लगता है कि जिंदगी का कोई प्लान नहीं है यहाँ यूनिवर्स में, कायनात में, मतलब कोई इसका कोई अज़्म नहीं है। विच प्रोड्यूस्ड आर प्लानिटरी सिस्टम, जो हम जैसा या हमारा प्लानिटरी सिस्टम बनाता, जिसने हमारा प्लानिटरी सिस्टम ये सारा बनाया। मतलब यहाँ पे कहने का है कि लाइफ डजंट सीम, जिंदगी का कोई और मकसद नहीं, प्लान नहीं लगता इस कायनात में, जिस कायनात ने हमारा ये सिस्टम बनाया। प्लान नहीं लगता मतलब जिंदगी का प्लान नहीं लगता कि वो किसी और सियारे में भी पाई जाए। फिर कैलकुलेशन शोज, अदादोशुमार शो करते हैं दैट देयर कैन बी ओनली वेरी फ्यू सच सिस्टम्स इन स्पेस। खला में इस तरह के बहुत ही कम सिस्टम्स पाए जाते हैं। कैसे सिस्टम्स पाए जाते हैं? जो बिल्कुल मॉडरेट हों, जो लाइफ के लिए बिल्कुल ठीक हों, जैसे कि अर्थ। इसके अलावा एक और जगह बताई गई है, वो नेक्स्ट हम आपको बताते हैं। फिर कहता है येट फिर भी सो फार एज वी कैन सी, जैसे कि हम देख सकते हैं, लाइफ ऑफ द काइंड वी नो ऑन अर्थ, जिस तरह की जिंदगी हम जमीन पे देखते हैं, कैन एग्जिस्ट, सिर्फ वजूद में आ सकती है, ओनली ऑन प्लैनेट्स, सिर्फ ऐसे सियारों पे लाइक द अर्थ जो कि जमीन जैसे हों। कहता फिर भी हम देख सकते हैं कि जैसी जिंदगी हम जमीन पे देखते हैं, कैसी जिंदगी, जो मॉडरेट टेम्परेचर चाहती है, जो मॉडरेट कंडीशन चाहती है, तो ऐसी जिंदगी सिर्फ जमीन जैसे सियारों पे ही पाई जाती है। इट नीड्स सूटेबल फिजिकल कंडीशंस, क्योंकि इसको फिजिकल कंडीशंस, कुछ ऐसी सिचुएशन कंडीशंस चाहिए होती हैं फिजिकल जिस्मानी तौर पे बिल्कुल
ऐसी कि इस ये जो हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी है, ये अफेक्टेड ना हो, ना तो बहुत ज्यादा हीट से अफेक्ट हो जाए, ना ही ये मतलब कूल से, कोल्डनेस से अफेक्ट हो जाए। फॉर इट्स अपीयरेंस कहता है इसके वजूद में आने के लिए इसको कुछ जिस्मानी सूटेबल कंडीशंस, सिचुएशन